Welcome to our channel. Please subscribe our channel, like this video and share with your friends. Also subscribe to our Facebook page. आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड Facebook हमारा ग्रुप भी है मेटा एजुकेशन के नाम से ही, जिस पर आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहाँ पर हम कुछ डिस्कशन जो रिलेटेड होता है टॉपिक से रिलेटेड उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप का। तो थैंक यू। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, हिंदी में इसको प्रयोगात्मक अनुसंधान डिज़ाइन कहा जाता है। किसी भी रिसर्च को करने से पहले हमारा मेन पर्पस ये होता है कि उसका डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइन हमें प्रोवाइड करता है कि हम उसमें क्या क्या करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। और जो रिसर्च डिज़ाइन की हम बात करते हैं वो हमें उसके एक्सपेरिमेंटल फेज के बारे में बताता है, अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप्स के होते हैं और उनके कुछ टाइप को भी डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोसीजर्स दैट इनेबल द रिसर्चर टू टेस्ट हाइपोथेसिस बाय रीचिंग वैलिड कंक्लूजन्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट है उस प्रोसीजर का, उन स्टेप्स का जो एक रिसर्चर अपनाता है उस अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। और हाइपोथेसिस टेस्ट करने का उसका पर्पस होता है कुछ वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, जो उसने अपने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं अपनी रिसर्च में, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसका वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमें एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। 3 टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं: प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इनका हमारे पास हिंदी में कुछ भी जो है अवेलेबल नहीं है, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। अगर आप लोग के पास इनका हिंदी मीनिंग अवेलेबल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सभी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से दूसरा टाइप का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं वो लीस्ट इफेक्टिव डिज़ाइंस कहे जाते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को मोस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन कहा जाता है। एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल हमारे लेस सेटिस्फैक्टरी डिज़ाइन कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है उसमें कोई भी कंट्रोल ग्रुप हमारे पास में नहीं होता, बल्कि जबकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कंट्रोल ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में भी कंट्रोल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। बट अगर प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारे पास जो है कंट्रोल ग्रुप होता भी है तो उसको हम इक्वलाइज नहीं कर सकते, बल्कि काफ़ी केसेस में जो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कोई कंट्रोल ग्रुप हमारे पास नहीं होता। नो वे ऑफ इक्वेटिंग द ग्रुप्स, अगर 2 ग्रुप भी हैं, जैसा अभी बताया कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप 2 बनते हैं, तो उनको हम इक्वेट नहीं कर सकते। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में इक्विवेलेंस जो है ग्रुप्स का वो पॉसिबल होता है। हम उनको 2 ग्रुप्स अगर बना रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग फेज पे यानी कि बेस लाइन पे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप हमारे इक्वल हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में भी इक्विवेलेंस ऑफ ग्रुप इज पॉसिबल, हमारे पास रहता है कि हम इक्विवेलेंस ग्रुप्स को कर सकते हैं। रेंडमाइजेशन में भी पॉसिबल, अगर प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात की जाए तो वहाँ हम रेंडमाइजेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट काफ़ी चांसेस रहते हैं कि रेंडमाइजेशन भी प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में नहीं हो पाता। हमें या तो होल पॉपुलेशन लेनी पड़ती है या जो इंटैक्ट ग्रुप्स हैं उनको ही लेना पड़ता है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में फुल रेंडमाइजेशन पॉसिबल है, मतलब अगर हम रेंडमाइजेशन भी है, इक्विवेलेंस भी कर पा रहे हैं ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप भी बना पा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि जो हमारा डिज़ाइन बन पा रहा है वो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। और जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है यूज्ड व्हेन रेंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस रहता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में वो यही रहता है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारे पास रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, जबकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो है रेंडमाइजेशन पॉसिबल होता है। तो इसलिए अगर हम अपनी रिसर्च में रेंडमाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहलाएगा, और अगर रेंडमाइजेशन हम कर पा रहे हैं देन वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहलाएगा।
अब देखिए कैंपाबेल एंड स्टेनली सिंबल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं तो उन्होंने कुछ सिंबल्स बताए थे। थियोरेटिकली पूरा पूरा लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने सिंबल फॉर्म में बताया था कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को हम कैसे शो करेंगे। तो उसके सिंबल्स पहले आपको बता देते हैं। अगर आर कहीं पर लिखा हुआ है रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू ग्रुप्स, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट्स हैं या जो सैंपल है, सैंपल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल है या रैंडम असाइनमेंट सबसे पहले किया गया है। अगर x है दैट मीन्स एक्सपोजर ऑफ अ ग्रुप टू एन एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि वो जो ग्रुप है, अगर हमने दो ग्रुप बनाए और एक ग्रुप में हमने लिखा x, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर हमने x जो है एक्सपेरिमेंट वहाँ पर उनको दिया है, कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल था या इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसका हमने वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया है। C का मीन्स है एक्सपोजर ऑफ अ ग्रुप टू एन कंट्रोल और प्लेसिबो कंडीशन, कि जो हमारा C जिसमें हमने लिखा जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसको हमने या तो कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, वो बिल्कुल जैसी उसमें कंडीशंस चल रही थी वैसा ही वो चल रहा है, या फिर दूसरा चीज़ होता है प्लेसिबो कंडीशन। प्लेसिबो का मीनिंग होता है अ मेजर डिज़ाइन मेरली टू प्लेसेड समवन, मतलब हम साथ में कुछ उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं बट वो एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट नहीं है जो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया, वैसा ट्रीटमेंट साथ में नहीं होता है। इसको आप इजीली अगर समझना चाहें तो प्लेसिबो को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कोई पेशेंट्स हैं, दोनों पेशेंट्स को कोई ना कोई मेडिसिन देनी है, एक हमारा कंट्रोल ग्रुप वाला पेशेंट है और एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाला पेशेंट है। तो जो एक्सपेरिमेंटल वाला है उसको तो हमने जो हमारी नई मेडिसिन है वो हमने प्रोवाइड करवा दी, जिससे कि उसकी जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट आया, अगर हम मतलब टेस्ट कर रहे हैं तो। बट जो प्लेसिबो वाला ग्रुप है यानी कि कंट्रोल ग्रुप वाला जो हमारा पेशेंट है उसको हमने कोई भी XYZ मेडिसिन दे दी जिसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा उस वेरिएबल पे जो वेरिएबल हम चेक करना चाह रहे हैं, बट वो एक साइकोलॉजिकली उसका माइंड सेटअप कर पाएगा कि हाँ भैया मैं दवाई खा रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो प्लेसिबो के अंतर्गत आती हैं, मतलब उनका साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ सकता है कि शायद जैसे ना प्लेसिड समवन, मतलब उसको सांत्वना देने के लिए हम कुछ ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं बट उसका रिलेशन उस डिपेंडेंट वेरिएबल से नहीं होता है, ना तो नेगेटिव वे में और ना पॉजिटिव फॉर्म में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर प्लेसिबो कंडीशन समझ नहीं आई है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका जो भी है ट्राई करेंगे कि आपका वो कंफ्यूजन दूर हो पाए। जो ओ जहाँ लिखा रहता है दैट मीन्स ऑब्जर्वेशंस और टेस्ट एडमिनिस्टर्ड, मतलब अगर ओ पहले लिखा हुआ है तो हमने पहले भी टेस्ट लिया फिर एक्सपेरिमेंट दिया, और ओ बाद में लिखा हुआ है तो दोबारा से हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया। अब हम आपको सारे एक एक करके जो है इसके डिज़ाइंस बताएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखिए प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का जो फर्स्ट है दैट इज़ वन शॉर्ट केस स्टडी। वन शॉर्ट केस स्टडी का मतलब है हमने बस सबसे पहले x और o से इसे शो करेंगे। x का भी हमने आपको मीनिंग बताया था कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या ट्रीटमेंट जहाँ पर दिया जा रहा है, और o का मतलब है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो इसमें बस सबसे पहले एक्सपेरिमेंट दिया गया, किसी भी ग्रुप को हमने कैसे भी एक ग्रुप असाइन कर लिया, यहाँ पर कोई रैंडमाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमने कोई भी अपना एक ग्रुप ले लिया जिस पे भी हमें अपना स्टडी करनी थी। ये सिंगल ग्रुप भी, सिंगल ऑब्जर्वेशन मतलब सिंगल पर्सन भी हो सकता है केस स्टडीज जो होती हैं, या फिर कोई भी एक सिंपल हमने ग्रुप ले लिया, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, जो भी वेरिएबल उस पर हमें अप्लाई करने थे। अगर टीचिंग एंड लर्निंग के केस में समझा जाए तो हमने जैसे सबसे पहले एक क्लास ले ली, कोई भी XYZ क्लास, बिना रैंडमाइजेशन, बिना किसी भी तरीके से, ठीक है, और फिर उस पर हमने ट्रीटमेंट दे दिया, मतलब जिस भी मेथड से हमें पढ़ाना था उस मेथड से हमने उन बच्चों को टीच कर दिया, और हम अगर उनका अचीवमेंट चेक करना है तो उस टीचिंग के बाद में हमने उनका अचीवमेंट टेस्ट कर लिया। अब सोचिए अगर हमने ऐसा किया और उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल था, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी की वजह से बच्चों का अचीवमेंट, सपोज कीजिए बच्चों का अचीवमेंट जो आया सभी के 100 में से अगर एवरेज देखा जाए तो 100 में से मार्क्स थे, तो एवरेज मार्क्स बच्चों के आए 82, जिसको कि हम गुड मार्क्स के रूप में समझ सकते हैं कि यहाँ 82 मार्क्स आया अगर 100 में से, तो ये एक अच्छे मार्क्स है।
तो जो ये अच्छे मार्क्स आए, क्या आप कह सकते हैं कि वो इफेक्ट उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से ही था? जी नहीं, यहाँ पर हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है जो हमने सैंपल लिया हो वो सैंपल ही इतना अच्छा हो जिसकी वजह से उनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। दूसरी सेकंड थिंग ये हो सकती है कि बच्चों ने जो उनका क्लास जिस लेवल पर आए हैं उस लेवल पर आने की वजह से उनके अच्छे मार्क्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि जो हम यहाँ पर केवल अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से बच्चों का जो रिजल्ट आया है अच्छा, वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसके कारण हुआ है। बट यहाँ हम सॉलिड फॉर्म में नहीं कह सकते, जैसे कहते हैं ना कि वैलिड तरीके से नहीं कह सकते कि ये इफेक्ट हमारे एक्सपेरिमेंट देने का ही था। इन्हीं कुछ कंडीशंस की वजह से इसको लेस्ट एडिक्वेट डिज़ाइन कहा जाता है। वन शॉट केस स्टडी इज अ लेस्ट एडिक्वेट डिज़ाइन। इट प्रोवाइड्स वीकेस्ट बेसिस फॉर जनरलाइजेशन। ये बहुत बेकार या बहुत कमज़ोर आधार देता है जनरलाइजेशन के लिए। जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया, इस आधार पे हम नहीं कह सकते कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट दिया था, जिस भी तरीके से उन बच्चों को पढ़ाया था, जिसके बाद में उन बच्चों का मीन जो रहा 82 रहा आउट ऑफ 100, तो वो अच्छा मेथड था, हम कहीं भी उसे अप्लाई करेंगे तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसलिए ये बहुत बेकार आधार प्रदान करता है जनरलाइजेशन के पर्पज से। शुड नॉट बी यूज्ड, इसलिए इसे किसी भी स्टडी में यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसे कंडीशन उपलब्ध हैं जिससे कि हम इससे आगे वाले जो डिज़ाइन हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, तो इस डिज़ाइन को तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जनरलाइजेशन के पर्पज से अच्छा डिज़ाइन नहीं माना जाता। जो सेकेंड डिज़ाइन है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, दैट इज द वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। देखिए यहाँ दो चीज़ें, वन ग्रुप, हमें जो भी हम ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के नाम है वहाँ से ही पता चल जाता है कि प्रोसीजर क्या है, अगर आपने इनको एक बार भी पढ़ रखा है तो। देखिए वन ग्रुप है यानी कि सिंगल ग्रुप होगा और दूसरा ग्रुप नहीं होगा, और सिंगल ग्रुप होगा तो वो कंट्रोल ग्रुप तो कभी नहीं होगा, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। अब यहाँ दो चीज़ आ रही है हमारी, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। दैट मीन्स पहले भी एक टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद भी टेस्ट दिया जाएगा, और बीच में हमारा होगा एक्सपेरिमेंट। प्री टेस्ट यानी कि पहला वाला टेस्ट, और पोस्ट टेस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंट के बाद का टेस्ट। आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए यहाँ पर कंपैरिजन, जो इसकी कमी है सबसे बड़ी वो ये है कि नो कंपैरिजन विद कंट्रोल ग्रुप। हम इसको कोई भी और ग्रुप यहाँ पर हमने लिया नहीं, केवल एक ही ग्रुप लिया। सपोज कीजिए कि किसी कोई सब्जेक्ट है, अगर एक स्कूल में ही चल रहा है वो, या किसी कॉलेज में, केवल एक ही कॉलेज है और उसी कॉलेज में वो एक कोर्स चलाया जा रहा है और उसका एक ही ग्रुप हमारे पास है, मतलब सपोज 15, 20 या 30, 40 बच्चे हैं एक ही ग्रुप के, हम उन्हीं पूरे ग्रुप पर उसको टेस्ट कर रहे हैं, और हम दूसरा जो ग्रुप है यानी कि कंट्रोल ग्रुप वो बना ही नहीं सकते। तो उस केस में इस टाइप के डिज़ाइन को यूज़ करेंगे। तो जो इसकी कमी है कि हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि कंट्रोल ग्रुप में भी वो इफेक्ट आ पाया या नहीं आ पाया, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी। इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का डिज़ाइन है उससे हमें मिल जाता है। पर देखिए इस डिज़ाइन का एग्जाम्पल ये हो सकता है, और इसमें जो कमी है वो ये है कि प्री टेस्ट तो हमने ले लिया, कोई भी एक ग्रुप लिया उसका प्री टेस्ट ले लिया। जैसे अगर अचीवमेंट की बात करें तो प्री टेस्ट लिया, तो जो बच्चों के टेस्ट उसमें एवरेज मार्क्स आ रहे थे वो आ रहे थे सपोज 50। अब हमने बच्चों को किसी भी तरीके से पढ़ाया, एक्सपेरिमेंट उनका किया, ठीक है, कोई भी अच्छा मेथड लिया, वीडियो मेथड से पढ़ाया या फिर किसी और अच्छे फॉर्म से पढ़ाया, और फिर उनका पोस्ट टेस्ट लिया। सपोज यहाँ पर उनके मार्क्स आ गए 89 एवरेज, ये मीन स्कोर्स है उस पूरे ग्रुप के, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि बच्चों के नंबर तो बढ़े, पर यहाँ पर हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि क्या वो उसी वजह से बढ़े थे जो हमने एक्सपेरिमेंट दिया था उन्हें, उसी के कारण क्या ये इंक्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है कि जो 50 to 89 इनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, हो सकता है वो बच्चों ने जो पहले टेस्ट दिया था उस टेस्ट के बाद में इतने टाइम ड्यूरेशन में उनकी जो मैच्योरिटी है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से उनके मार्क्स इंक्रीज हो गए, या फिर उनको उस टेस्ट को देने के बाद में उनके माइंड में वो चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई जिसकी वजह से उनके मार्क्स बढ़ गए। तो यहाँ पर जब हमारे पास कंट्रोल ग्रुप की कमी होती है तो
हम उतने वैलिड फॉर्म में नहीं कह सकते कि जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमारे उस वेरिएबल की वजह से ही इंक्रीमेंट हो रहा है। इसलिए जो ये वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है इसको भी इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं माना जाता। तो नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है वो है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन में क्या होता है, हमारे पास दो ग्रुप हैं। ग्रुप कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो ग्रुप हैं, उन दो ग्रुप्स के बीच में ही कंपैरिजन किया जाएगा। अब इसमें भी ये देखिए, हमारा जो X है ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया और C हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया। तो एक को हमने ट्रीटमेंट दिया जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और कंट्रोल ग्रुप को या तो हमने कंट्रोल कंडीशन में रखा या प्लेसिबो कंडीशन में रखा, वो हमने आपको बता दिया था। और उसके बाद में हमने उनका पोस्ट टेस्ट लिया, मतलब दोनों का पोस्ट टेस्ट लिया और उनके बीच में आपस में हमने इनको कंपेयर कर लिया। जैसे इससे पहले वाले टाइप में हमने क्या किया था, प्री और पोस्ट को आपस में कंपेयर करके बता रहे थे कि उनमें इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करके बताएंगे कि उनमें इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या जो एक्सपेरिमेंट हमने दिया था क्या उसकी वजह से बच्चों का अचीवमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक्सपेरिमेंटल वाले ग्रुप को कुछ वीडियो मेथड से पढ़ाया और जो कंट्रोल वाला ग्रुप है उसको हमने सिंपल अपना जो लेक्चर मेथड होता है उससे पढ़ाया। अब वीडियो मेथड से पढ़ाने से जो इनका ऑब्जर्वेशन के बाद में जो रिजल्ट आया वो सपोज आया यहाँ पे 86, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही जो हम पढ़ा रहे थे बच्चों को वो उनका आया 90। तो यहाँ पर हम ये देखिए, ये भी हो सकता है, हम यहाँ ये नहीं कह सकते एकदम से कि कंट्रोल ग्रुप को जो हमने नॉर्मल लेक्चर मेथड से पढ़ाया तो क्या लेक्चर मेथड बेस्ट है और वीडियो मेथड हमारे यहाँ पे खराब है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट आया, अचीवमेंट आया, वो कंपैरेटिवली कम है। यहाँ हम कंपेयर तो कर रहे हैं पर हमें पहले से नहीं पता कि जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप थे क्या वो पहले से बेसलाइन पे सेम थे। हमें यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं पता, क्या पता कंट्रोल ग्रुप के जो बच्चे थे वो वहाँ पे सारे हमारे हाई अचीवर्स थे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सारे लो अचीवर्स थे, जिसकी वजह से बच्चों का जो अचीवमेंट है उसमें ये डिफरेंस आ रहा है। या इसके उल्टा भी हो सकता है, अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बच्चों के मार्क्स 90 आ गए सपोज और कंट्रोल ग्रुप के बच्चों के मार्क्स 40 आ गए, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इफेक्ट आ रहा है ये हमारे केवल ट्रू हमारे एक्सपेरिमेंट का ही आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से इस डिज़ाइन को भी इतना अच्छा नहीं माना जा सकता। बट फिर भी कुछ कंडीशंस होती हैं जहां हम प्री टेस्ट ले ही नहीं सकते, उस केस में हमें ये वाला डिज़ाइन यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर कंपैरिजन होता है कंट्रोल ग्रुप के साथ में, ये अच्छी बात है, बट नो प्रोविजन फॉर स्टेबलाइजिंग द इक्विवेलेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड द कंट्रोल ग्रुप। पर कोई भी यहाँ प्रोविजन नहीं है दोनों को इक्वल बताने का कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप आपस में इक्वल है या नहीं। आई होप आपको ये तीनों जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो समझ में आ गए होंगे। ये हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन थे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के भी हमने 3 टाइप आपको बताए थे, उसमें से फर्स्ट टाइप के ये 3 डिज़ाइंस थे। अभी हमारा जो आज के वीडियो में हमने कवर किया है वो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, दिस इज डन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन दोनों के बारे में बताएंगे। आपको इस वीडियो में जो भी डाउट हो हमें बताइए, हम आपके उस डाउट को पूरा क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं, एंड हमारी हेल्प कीजिए इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आप शेयर भी कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को जिनको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। पार्ट 2 में हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के जो टाइप्स हैं फर्दर उनको कवर करेंगे। ये सभी हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो आया, तो जो हमने इससे पहले पढ़ा था प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, उसके जो डिज़ाइंस थे या उसके जो टाइप्स थे उनमें कुछ कमियां थी जिसके कारण ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमने 3 टाइप पढ़े थे। पहला जो था, आपको यहाँ पर अभी थोड़ा उसका रिव्यू भी मिल जाएगा कि हमने क्या क्या देखा था। फर्स्ट डिज़ाइन हमने देखा था जिसमें एक कंट्रोल ग्रुप, एक ही ग्रुप होता था और उसको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट
किया जाता था या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता था और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन किया जाता था। यहाँ कोई उससे पहला वाला ऑब्जर्वेशन या प्री टेस्ट नहीं होता था। दूसरा जो डिज़ाइन है उसमें प्री टेस्ट था और पोस्ट टेस्ट था, पर जो ट्रीटमेंट था उससे पहले और बाद में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लिया जा रहा था। बट जो दूसरा हमारा था यहाँ पर कोई भी उसका सेकेंड ग्रुप नहीं था जो कि हम कंट्रोल ग्रुप कह सकते थे। इसका जो और मॉडिफिकेशन है वो है हमारा डिज़ाइन जिसमें 2 ग्रुप्स थे, एक कंट्रोल ग्रुप एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दोनों पे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लिया जा रहा था केवल, बट इसका कोई प्री टेस्ट नहीं लिया जा रहा था। और इन्हीं पोस्ट टेस्ट में कंपेयर करके हम बताते थे कि विच ग्रुप इज़ बेटर और विच एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट इज़ बेटर। तो इन डिज़ाइंस में मेन कमी हमारी थी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो साथ में हमारे पास कोई भी, किसी में कंट्रोल ग्रुप नहीं है तो किसी में प्री टेस्ट नहीं है। तो ये सारी कमियां जो थी हमारी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कंप्लीट हो गई। और इसके साथ में जो एक चीज़ और जुड़ गई वो था रेंडमाइजेशन। यहाँ पर प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कहीं पर भी दोनों ग्रुप्स को इक्वल करने की बात नहीं हो रही थी, जो कि हमारी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में है। तो इसको डेफिनेशन के थ्रू अगर देखें, इन अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द इक्विवेलेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स इज प्रोवाइडेड बाय रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। जो मेन चीज़ है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में इक्विवेलेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो भी या दोनों ग्रुप्स को हम इक्वल करते हैं। कौन कौन से ग्रुप हमारे एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, किसके थ्रू? बाय रैंडम असाइनमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। रैंडम असाइनमेंट के हमारे पिछले वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि रैंडम असाइनमेंट क्या होता है। तो रैंडमाइजेशन या रैंडम असाइनमेंट का मतलब है कि जो लॉटरी सिस्टम हमारा रहता है, हमने सैम्पलिंग के टाइम पर आपको बताया था। सैम्पलिंग का वीडियो भी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने वो वीडियो दे रखा है। तो रैंडमाइजेशन का मतलब है कि हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है उसको यूज़ करके रैंडम फॉर्म में दोनों ग्रुप्स को असाइन कर रहे हैं। वहाँ पर हमारी कोई बायसनेस नहीं है और एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का जो हमारा सेलेक्ट करने के कारण किसी और दूसरे सब्जेक्ट या किसी और दूसरे यूनिट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसको फिर से प्रॉपर वीडियो बना के रैंडम असाइनमेंट या रैंडमाइजेशन का आपको समझाएंगे। नहीं तो आप जो हमने लिंक प्रोवाइड किया है वहाँ से भी जाके आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था उसका फर्स्ट जो है वो है द पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। यहाँ आप देखिए मेन चीज़ जो है आपको पोस्ट टेस्ट ओनली, आपको ना जो ये नाम लिखा हुआ है उससे भी समझ में आ जाएगा अगर हम आपको डिज़ाइन नहीं शो करते हैं। पोस्ट टेस्ट ओनली मतलब केवल पोस्ट टेस्ट होगा यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, उससे हमें समझ में आ रहा है कि रेंडमाइजेशन के थ्रू दोनों ग्रुप्स को इक्वल किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड सेकेंड इज कंट्रोल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर इससे एक्स और सी हमें शो कर रहे हैं कि जो फर्स्ट है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है एंड जो सेकेंड है वो हमारा कंट्रोल ग्रुप है, और ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो लास्ट में हमको शो हो रहा है O1 और O2, दीज आर बोथ पोस्ट टेस्ट। मतलब यहाँ पर हमारा प्री टेस्ट नहीं लिया जा रहा, केवल पोस्ट टेस्ट लिया जा रहा है। और इन्हीं दोनों पोस्ट टेस्ट को आपस में कंपेयर करके हम बताएंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ज़्यादा अच्छा रहा या कंट्रोल ग्रुप ज़्यादा अच्छा रहा। सपोज हमने कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, कोई टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ाया न्यू, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने वो वाला टीचिंग मेथड लिया और इसके थ्रू पढ़ाने से अगर उनका अचीवमेंट अच्छा आया, मतलब O1 के जो मार्क्स थे वो O2 से ज़्यादा रहे, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एक्सपेरिमेंट था या जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का तरीका था वो बेटर है देन जो हमारा कंट्रोल ग्रुप को जिस तरीके से हमने ट्रीटमेंट किया, सपोज लेक्चर मेथड, उससे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है आप हमें बताइए। Along with random section of the groups, researchers try to create similar conditions by controlling some factors during the treatment to equalize the groups. अब यहाँ पर हमने रैंडम सिलेक्शन तो कर लिया, ठीक है, हमने बोला था कि रैंडम सिलेक्शन के थ्रू हम लेते हैं। अब उसके साथ में जो रिसर्चर है वो ये भी ट्राई, अभी हमारा यहाँ पे पर्पस जो होता है वो है इक्वलाइज करने का, तो रिसर्चर यहाँ पे ये भी ट्राई करता है कि वो सिमिलर कंडीशंस बनाए दोनों ग्रुप्स में। अब दो ग्रुप में सिमिलर कंडीशन कैसे बनाई जा सकती है, उसके जो और रिलेटेड फैक्टर्स हैं
उन सभी फैक्टर्स को कंट्रोल करके। ठीक है, अब यहाँ पर जो फैक्टर वाली चीज़ है, ये फैक्टर होते क्या है? देखिए, फैक्टर्स में जो हमारा आएगा वो फर्स्ट है टाइम ऑफ डे। जैसे अगर हम टीचिंग मेथड की बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पीरियड में पढ़ा रहे हैं अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, तो कंट्रोल ग्रुप को भी हमें फर्स्ट पीरियड में पढ़ाना चाहिए। ट्रीटमेंट लेंथ इन टाइम, ठीक है, ट्रीटमेंट लेंथ मतलब अगर हमने 30 डेज का एक्सपेरिमेंट ग्रुप का रखा है ड्यूरेशन, तो कंट्रोल ग्रुप को भी हमें 30 डेज को ही पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे आपने कैसे कंट्रोल किया कि सेम ड्यूरेशन में आप दोनों ग्रुप्स को पढ़ाएं, क्योंकि एक ही पर्सन पढ़ाएगा। थर्ड हमारा जो ऑप्शन है कि टीचर भी सेम ही पढ़ाना चाहिए दोनों में, और वेदर भी लगभग अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो वेदर भी हम इसमें सेम होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे टाइम ऑफ डे, एक ही टाइम पे टीचर दोनों जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसी कारण ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। जो बेसिकली जो सोशल साइंस वाली रिसर्चेज होती हैं उन केसेस में ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता, पर फिर भी कुछ कंडीशंस अगर कंट्रोल करने लायक हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओनली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे सारी चीज़ें हम कंट्रोल करके रखते हैं, बट सब चीज़ें कंट्रोल करने के बाद में हम जो मैनिपुलेशन वाली चीज़ है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर टीचिंग मेथड जो हम एग्जांपल बता रहे हैं कि किसी नए टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं अगर, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा उस केस में टीचिंग मेथड। तो उसी को हम मैनिपुलेट करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने किसी वीडियो मेथड या कोई और इनोवेटिव मेथड के थ्रू पढ़ाया, बट कंट्रोल ग्रुप में हमने उन्हें लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा दिया, तो केवल टीचिंग मेथड यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाएगा। बाकी सारी कंडीशन को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम इस डिज़ाइन को उसमें यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिज़ाइन जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, वो है द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप्स डिज़ाइन। अब यहाँ पर देखिए, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो लिखा हुआ है उससे हमें क्लियर हो रहा है कि प्री टेस्ट भी लिया जाएगा, पोस्ट टेस्ट भी लिया जाएगा। इक्विवेलेंट ग्रुप से मतलब हो रहा है कि जो दोनों ग्रुप्स होंगे वो हमारे रेंडमाइजेशन के थ्रू सेलेक्ट किए गए होंगे और दोनों सेम होंगे। यहाँ पर R01 X03 R02 C04, मतलब ये तो हमने आपको सिंबल्स के थ्रू बताया है। ये जो भी हमने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइंस के आपको बता रहे हैं, ये जो बुक है रिसर्च इन एजुकेशन जॉन W बेस्ट एंड जेम्स V खान, उनकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको रिसर्च डिज़ाइंस जो हैं ये बताए हैं। अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप इस बुक से भी उसको पढ़ सकते हैं, बट आई होप हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर करने का ट्राई किया है और ईजीएस्ट वे में हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें हम समझा पाए। तो देखिए, O1 और O2 जो हमारे हैं वो प्री टेस्ट हो गए, यहाँ O3 और O4 दोनों हमारे हो गए पोस्ट टेस्ट। ठीक, जो X है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को शो कर रहा है और C यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमें कंपैरिजन करना होता है वो होता है O1 O2 O3 O4। इसको और अच्छे से तरीके से समझें। देखिए, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें प्री टेस्ट O1 और उसका पोस्ट टेस्ट हमारा हो गया O3, कंट्रोल ग्रुप का प्री टेस्ट हो गया O2 और उसका पोस्ट टेस्ट हो गया O4। और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हमारा न्यू इनोवेटिव मेथड है वो हमने प्रोवाइड किया, और यहाँ पर कंट्रोल या प्लेसिबो कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे। प्लेसिबो का भी हमने मीनिंग आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो वो कंडीशन के थ्रू हम उन्हें बस मतलब सेम जो हमारे था ट्रीटमेंट उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि टीचिंग मेथड या जो भी कुछ था। बाकी सारी कंडीशन को यहाँ पर भी सेम रखा जाएगा दोनों ग्रुप्स को इक्वलाइज करने के लिए। जो हमने पहले में बताया था कि बाकी सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर हम ट्राई करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला कंपैरिजन है वो हम कर रहे हैं O1 O3 के बीच में, O2 O4 के बीच में, और उसके अलावा जो पोस्ट टेस्ट है हमारे दोनों उनके बीच में, और प्री टेस्ट यानी कि O1 O2 इन चार के बीच में हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम जो टी टेस्ट होता है वो अप्लाई कर देते हैं इस केस में भी, बट टी टेस्ट में हम केवल पोस्ट टेस्ट को कंपेयर करेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे पिछली वाला जो हमारा डिज़ाइन था
पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, वहाँ पे अगर हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं इट इज़ फाइन। बट इस केस में अगर हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं तो वो हमारा सही नहीं होगा, वो ये एरर बताएगा अगर हम इस टेस्ट में यूज़ करेंगे टी टेस्ट को। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, अगर हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो हमें एनकोवा यूज़ करना चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन माना जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो इस केस में अगर हम स्टेट्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एनकोवा यूज़ करना चाहिए। एनकोवा का हम एक प्रॉपर वीडियो जितना भी जल्दी पॉसिबल होगा बनाएंगे। बट एनकोवा करता क्या है वो आप यहाँ समझ लीजिए कि वो जो इफ़ेक्ट है जो प्री टेस्ट में बच्चों का अचीवमेंट आ रहा था वो उस इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देगा पोस्ट टेस्ट के अचीवमेंट में। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज इवन विद रैंडम असाइनमेंट द ग्रुप्स वर नॉट एग्जैक्टली इक्वल। हम कितना भी रैंडम असाइनमेंट कर दें बट फिर भी हमारे पास इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि जो हमारा R1 या R2 ये दोनों ग्रुप हैं वो ग्रुप हमारे सेम है या उनमें कोई डिफरेंस है। हमारे पास इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रैंडम असाइनमेंट के बाद भी जो ग्रुप 1 था उसमें हो सकता है नंबर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसका नंबर ज़्यादा हो, और जो हमारा दूसरा ग्रुप था उसमें जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनका नंबर कम हो, और जो थोड़े डल स्टूडेंट हैं उनका नंबर ज़्यादा हो। और यहाँ पर इसका उल्टा भी हो सकता है कि इसमें फर्स्ट ग्रुप में कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो तो ज़्यादा है बट जो डल स्टूडेंट है वो कम है। डल का मतलब है जो लोअर एवरेज है, क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं हर जगह एनपीसी को फॉलो करते हैं कि सभी जो है टाइप्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग सारे बच्चे पाए जाते हैं। तो ये चांसेस हमारी हो सकती है कि रैंडम असाइनमेंट के बाद भी ऐसा हो जाए। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम एनकोवा यूज़ करते हैं। By applying ANCOVA, we can statistically control differences on the pre-test so that post-test difference would not be due to initial difference before training. ANCOVA यूज़ करने से जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि जो डिफरेंस पहले से थे, चलिए इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। पहले से कौन से डिफरेंस हो सकते हैं। सपोज O1 में जो बच्चे थे उनका अचीवमेंट जो पहले आ रहा था उनका उसका जो मीन आ रहा था वो आ रहा था 50 में से मान के अगर चले तो वो आ रहा था 38। और जो O2 वाले स्टूडेंट थे और मतलब दूसरे ग्रुप वाले स्टूडेंट थे तो O2 यानी कि ऑब्जर्वेशन 2 में उनके जो स्कोर आ रहे थे वो आ रहे थे 20। तो पहले ही इनके मार्क्स कम थे, ठीक है। अब अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनके मार्क्स दूसरे टाइम पे कैसे आएंगे, तो कोई भी हमें यही बताएगा कि जो पहले ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे कंपैरेटिवली जो हमारा दूसरे ग्रुप है या कंट्रोल ग्रुप है उनसे, ठीक है। तो इस चीज़ को जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं इस चीज़ को वो नलिफाई कर देगा। O3 के जो भी मार्क्स आएंगे जो ये ऑपरेशनली करता है एनकोवा, हम आपको वो समझा रहे हैं कि जो O3 में जो मार्क्स आएंगे उसमें से ये कुछ डिडक्ट कर देगा। मतलब एग्जैक्टली माइनस नहीं बट इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं वो हम एनकोवा जब बताएंगे आपको तब बताएंगे। तो वो उसके इफेक्ट को कम कर देगा। तो जो हमारे यहाँ पर सपोज फाइनल जो मार्क्स आए आउट ऑफ 50, अगर O3 में हमारे पास मार्क्स आ रहे होते 49 या 49 तो ज़्यादा हो गया, सपोज 40 मार्क्स आ रहे होते, ठीक है। और O4 में हमारे पास जो मार्क्स आ रहे होते वो आते 36। तो इसके इफेक्ट को वो कम कर देगा और जो हमारे मॉडिफाइड मार्क्स होते हैं वो ये बताएगा। तो अप्रोक्स हो सकता है जो 40 वाले मार्क्स हों वो इसको चेंज करके बता दे कि जो नए मार्क्स आ रहे हैं वो कुछ चेंज आ रहे हैं। फिर जो नए मार्क्स जो होंगे उन दोनों के बीच में हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। जो मॉडिफाइड मार्क्स होंगे, मॉडिफाइड मार्क्स फॉर ग्रुप 1 और मॉडिफाइड मार्क्स फॉर ग्रुप 2 या कंट्रोल ग्रुप, इन दोनों के बीच में फिर कंपैरिजन करके बताएंगे हम कि जो इफेक्ट था किसी भी नए मेथड का वो कैसा पड़ा हमारे स्टूडेंट्स पर और इनमें से कौन सा मेथड है वो अच्छा है। तो आई होप आपको एनकोवा यूज़ करने का तरीका और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में एनकोवा क्यों यूज़ करेंगे वो भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर O1, O2 और O3, O4 के बीच में सिंपली टी टेस्ट नहीं लगाते हैं। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट यही जो है इशू क्रिएट करते हैं कि वो इसमें नॉलेज ना होने की वजह से टी टेस्ट लगा देते हैं। बट यहाँ पर एनकोवा जो है वो बेस्ट मेथड है यूज़ करने का।
अब जो थर्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है वो है द सोलमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। अब यहाँ पर ये जो थे जिन्होंने ये क्रिएट किया था उनका नाम है, और 4 ग्रुप डिज़ाइन, यहाँ पर 4 ग्रुप्स रहते हैं। देखिए फर्स्ट ग्रुप तो आर ओवर मतलब हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सेकंड हो गया कंट्रोल ग्रुप, थर्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और फोर्थ भी कंट्रोल ग्रुप। बट डिफरेंस क्या है इसमें, दो हमारे एक्सपेरिमेंट, दो कंट्रोल ग्रुप। अब डिफरेंस क्या है ये देखिए, पहले और दूसरा जो ग्रुप है उसमें हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। एक मतलब एक कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसा है जिसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है, और एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसा है जिसमें केवल पोस्ट टेस्ट है। तो जो ये डिज़ाइन है, जो हमने पहले वाले दो डिज़ाइन पढ़े थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम देखें तो जो रेंडमाइजेशन तो दोनों में हो रहा है, एक्स सी ओ ये वाली चीज़ें आ गई, ठीक है, और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो जो ये सिंगल ग्रुप है, ये जो पहले वाले दोनों ग्रुप जो ये डिज़ाइन है वो पहले वाले जो दोनों डिज़ाइन थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उनमें जो भी कमी थी वो इस डिज़ाइन में बिल्कुल पूरी हो जाएगी। अगर हमारी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि 4 डिज़ाइन 4 ग्रुप्स हम बना सकते हैं, और अगर हमें इकोनॉमिकली ये ठीक लग रहा है तो ये बेस्ट डिज़ाइन है किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। बाय द हेल्प ऑफ दिस डिज़ाइन वी कैन इवेल्युएट, इस डिज़ाइन के थ्रू हम क्या क्या इवेल्युएट कर सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग, इफेक्ट पता कर सकते हैं जो कि हम पहले डिज़ाइन के थ्रू भी पता कर सकते थे, वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। हिस्ट्री पता कर सकते हैं, जैसे प्री टेस्ट वाला जो कि ओनली पोस्ट टेस्ट वाला जो डिज़ाइन था उसमें हमें हिस्ट्री नहीं पता चल सकती थी कि बच्चों का अचीवमेंट पहले क्या रहा होगा। इसमें हम उन स्टूडेंट की हिस्ट्री भी पता कर सकते हैं और मैचुरेशन भी पता कर सकते हैं कि अब उनमें जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया उसका क्या इफेक्ट रहा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें इससे क्लियर हो रही होंगी कि हम इन डिज़ाइन के थ्रू 3 चीज़ें पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एनोवा यूज़ करेंगे टू कंपेयर 4 पोस्ट टेस्ट जो हमारे ये आ रहे हैं O2, O4, O5, O6, इन सभी को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एनोवा। एंड एनकोवा हम यूज़ करेंगे कंपेयर चेंजेस इन O2 एंड O4। जो हमारा जैसे अभी हमने आपको बताया था, इससे पहले वाला सेकंड वाला डिज़ाइन बताया था प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, उसमें जैसे हमने एनकोवा यूज़ करा था, तो यहाँ पर भी हम एनकोवा इन दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में एनकोवा लगाएंगे, और बाकी जो चारों ग्रुप्स के बीच में हमें लगाएंगे अनोवा, जिससे कि हमें प्रॉपर जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारी मिल जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अभी तक जो हमने अपनी वीडियोस में कवर किया है वो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के सारे टाइप्स हो गए, और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के हमने सभी टाइप्स को कवर कर लिया है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन रह गया है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको उसकी डिज़ाइन है उनको कवर करेंगे। देखिए पहले हमने अभी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में एक डिज़ाइन देखा था, दी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, जिसमें पहले एक रेंडमाइजेशन के थ्रू हम 2 ग्रुप्स को डिवाइड कर लेते थे। मतलब रेंडमाइजेशन मीन्स रैंडम प्रोसेस से दोनों ग्रुप्स में इक्वल सैंपल्स यूनिट्स को डिवाइड किया जाता था, और फिर ऑब्जर्वेशन करते थे सबसे पहले, यानी कि प्री टेस्ट लिया जाता था, देन एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में रखा जाता था और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता था, उसके बाद में फर्दर ऑब्जर्वेशन किया जाता था। तो ये था हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। अगर इसमें से हम रेंडमाइजेशन को हटा दें तो ये हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल से हटके क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो जाएगा, और अब ये ग्रुप हमारे इक्वल नहीं रहे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये डिज़ाइन है जो हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, ये इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन से इस बात में डिफर है कि वहाँ रेंडमाइजेशन होता था, दोनों को हम रैंडम प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करते थे। यहाँ पर कोई रेंडमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो सिलेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अगर हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ की बात करें तो 2 क्लास हमने इंटैक्ट ग्रुप ले लिए, मीन्स दोनों ग्रुप्स ऐसे थे जो पहले से डिवाइडेड थे, उनको हमने मतलब जो सैंपल लिया है वो रैंडम फॉर्म में सैंपल नहीं लिया, हमने जो पहले से बने बनाए ग्रुप थे किसी भी बेसिस पे वो बने हुए थे उन्हीं को वैसा का वैसा ले लिया।
तो वो हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन कहलाएगा। यहाँ पर भी हम प्री टेस्ट लेंगे, जैसा कि हमारे इसके नाम से भी क्लियर है, और उसके बाद में लास्ट में पोस्ट टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि बीच में एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और दूसरा ग्रुप हमारा कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसका जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो हम एनकोवा यूज़ करते हैं इस केस में भी, क्योंकि ये जो प्रायर इफेक्ट थे उसको रिमूव कर देता है एनकोवा, और जिससे कि जो हमारा एक्चुअल इफेक्ट है ट्रीटमेंट का वो ही फर्दर जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके थ्रू हमें पता चलेगा। तो अगर एनकोवा लगाएंगे तो जो एक्चुअल इफेक्ट है ट्रीटमेंट की वजह से जो आ रहा है हमें वो ही पता चल पाएगा। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का सेकेंड डिज़ाइन है द टाइम सीरीज डिज़ाइन। टाइम सीरीज यानी कि टाइम के बेसिस पे, सीरीज यानी कि एक श्रेणी क्रम में आगे बढ़ना। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर O1, O2, O3, O4 ये सारा है, उसके बाद में X, एंड देन O5, O6, O7, O8 ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। जो भी हमने O से यहाँ शो किए हैं ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं। हमने कुछ टाइम के बाद, जैसे सपोज कीजिए अगर किसी मेडिसिन के इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने एक वीक पहले कोई ऑब्जर्वेशन लिया, फिर उसके एक वीक बाद हमने फिर से ऑब्जर्वेशन लिया, फिर कुछ टाइम बाद मतलब एक और वीक बाद हमने ऑब्जर्वेशन लिया, ऐसे एक एक वीक के गैप पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे थे। फिर उसके बाद में जस्ट हमने जो भी पर्सन था उसको कोई ट्रीटमेंट दिया, मीन्स कोई दवाई दी या फिर कोई और भी कोई थेरेपी हो सकती है वो प्रोवाइड करवाई। उसके बाद में फिर से हमने ऑब्जर्वेशन लिए और फिर फर्दर वन वीक के गैप में हमने ऑब्जर्वेशंस लिए। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आएगा, जो गेन होगा, अगर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो जो मीन गेन होगा इन दोनों के बीच में, O5 ऑब्जर्वेशन 5 एंड ऑब्जर्वेशन 4 के बीच में, वो हमारा बताएगा कि इस ट्रीटमेंट का क्या एक्चुअल इफेक्ट रहा। और इनके बीच में अगर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये नॉर्मली तो इनके बीच में डिफरेंस नहीं था, बट जब हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करवाई तब ही ये डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इफेक्टिव है। और देखते हैं इसको, देखिए इसका एक और डिज़ाइन होता है। यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशंस जैसे टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस लिए थे। इसके अलावा इसमें बहुत सारी मैनिपुलेशंस होती हैं, अपने अकॉर्डिंग भी हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 8 ऑब्जर्वेशंस ही होने चाहिए, हम 4 ऑब्जर्वेशन का डिज़ाइन भी अपना बना सकते हैं, या फिर 6 ऑब्जर्वेशन का, या ऐसे भी कुछ और भी अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन घटाई या बढ़ाई जा सकती है अपनी नीड के अकॉर्डिंग और आपकी रिसर्च के टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। एट पीरियोडिक इंटरवल्स ऑब्जर्वेशंस आर अप्लाइड। यहाँ पर पीरियोडिक इंटरवल का मतलब है एक समान अंतराल के बाद पे ऑब्जर्वेशन को दोहराया जाता है। गेन चेंज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 4 to 5 वुड इंडिकेट दैट द ट्रीटमेंट हैड एन इफेक्ट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 4 और 5 के बीच में जो मीन गेन आ रहा है, मतलब 4 से ऑब्जर्वेशन 5 में जितना डिफरेंस आ रहा है, जो बढ़ा हुआ डिफरेंस आ रहा है, उसी से हमें पता चलेगा कि ये एक्सपेरिमेंट कितना इफेक्टिव था। यहाँ अगर दूसरे डिज़ाइन में बात की जाए तो ऑब्जर्वेशन 3 में जो चेंजेस, जो गेन आ रहा है या जो फिर चेंज आ रहा है, अगर कम हो रही है कोई चीज़, वो ऑब्जर्वेशन 2 के कंपैरेटिव कितनी कम या कितनी ज़्यादा हो रही है, वो इससे पता चलेगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था एक्स था वो कितना इफेक्टिव था। नो कंट्रोल ओवर एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, हिस्ट्री एटसेट्रा। जो ये सिंगल ग्रुप डिज़ाइन है हमारा, ये जो अभी हमने टाइम सीरीज डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पर किसी और ग्रुप की तो ज़रूरत होती नहीं है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ऐसा करके। हम यहाँ कंट्रोल कंडीशंस कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि हम कोई एक्स्ट्रानियस वेरिएबल यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाते और ना ही हिस्ट्री पर हमारा कोई कंट्रोल होता है, नेचुरल कंडीशंस में होता है। यहाँ पर हम ये भी नहीं मतलब बहुत 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं क्या वो हमारे नेचुरल कंडीशन की वजह से हैं, या अपने आप भी मैच्योरेशन के कारण भी हो सकता है कि वो डिफरेंसेस आए, या फिर हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से हैं। बट यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रिपीटेशन जो ये हो रहा है लगातार, हमने जैसे यहाँ 4 ऑब्जर्वेशन पहले किए एंड फर्दर 4 ऑब्जर्वेशन आफ्टर ट्रीटमेंट किए, तो इनकी वजह से इनके बीच में आपस में अगर डिफरेंस नहीं होगा, जैसे 6, 7, 8 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, 1, 2, 3 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे एक्सपेरिमेंट का ही इफेक्ट है। इफ़ नो चेंज बिटवीन O1 एंड O2 और O3 और O4,
but a significant difference between O2 and O3 will found only then it can be said that the treatment is effective। जैसे कि अगर दूसरे वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसके बेसिस पे हम देखें तो अगर हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं मिला, O3 और O4 के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला, बट O3 O2 के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें इन दोनों के मार्क्स में मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिव था। सिमिलरली अगर ऑब्जर्वेशंस बढ़े हुए हैं तो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और साथ में O5, O6, O7 और O8 इनके बीच में आपस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बस जो डिफरेंस हमें मिलना चाहिए वो केवल हमारा एक्सपेरिमेंट देने से जस्ट पहले और एक्सपेरिमेंट देने के जस्ट बाद वाले मार्क्स में हमें मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पर डिफरेंस मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा एक्सपेरिमेंट जो था वो इफेक्टिव था। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का जो थर्ड डिज़ाइन है वो है द इक्विवेलेंट टाइम सैंपल्स डिज़ाइन। इसमें हमारे पास एक ही ग्रुप होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल दोनों ग्रुप्स की तरह से ट्रीट करते हैं। ये टाइम सीरीज डिज़ाइन से इस तरीके से डिफर है क्योंकि टाइम सीरीज डिज़ाइन में हम रिपीटेशंस तो करते थे बट ऑब्जर्वेशंस का रिपीटेशंस करते थे, वहाँ पर कोई कंट्रोल ग्रुप जैसी कंडीशंस हम प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, केवल ट्रीटमेंट देते थे और उससे पहले बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करते थे, उसके बाद बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करते थे। बट ये डिफरेंस इतना है कि इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं काफ़ी, बट पहले एक ऑब्जर्वेशन हो गया, देन हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया, फिर ऑब्जर्वेशन ले लिया, फिर उसके बाद में कंट्रोल कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, या ये कह सकते हैं कि अगर दूसरा ट्रीटमेंट है तो वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया, देन अगेन ऑब्जर्वेशन, एंड यही प्रोसेस एक बार और हम इसे रिपीट करते हैं। यहाँ पर हम x1 की जगह पर x2 भी लिख सकते हैं, और कंट्रोल कंडीशन 1 एंड कंट्रोल कंडीशन 2, मतलब ये सिमिलर ही होंगी बट वो ट्रीटमेंट हमारा सेम रहेगा, कंट्रोल कंडीशंस भी सेम रहेंगी, बस हमने यहाँ पर नंबर्स दे दिए, ऑब्जर्वेशन भी हमारे सेम टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा। द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस x1 इज प्रेजेंट बिटवीन सम ऑब्जर्वेशंस एंड नॉट बिटवीन अदर्स, मतलब वही है कि कुछ कंडीशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस के बीच में तो हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस दे दी और कुछ ऑब्जर्वेशंस के बीच में हमने कंट्रोल कंडीशंस प्रोवाइड की। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट टाइम सैंपल्स डिजाइंस। फोर्थ है द इक्विवेलेंट मटेरियल्स प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसमें देखिए ये जो अभी हमारे डिज़ाइन हमने आपको बताए थे ये भी वैसे ही डिज़ाइन है, बस यहाँ पर हम दोनों जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये XMA हो गया टीचिंग मेथड A और XMB हो गया टीचिंग मेथड B, तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो लगभग इक्विवेलेंट रहता है। Essential to this design is the learning material may be different but as nearly equal as possible in interest to the students and in difficulty of comprehension। मतलब यहाँ पर जो हमारा लर्निंग मटेरियल रहेगा दोनों कंडीशंस में वो लगभग सेम ही रहेगा, और एक ही ग्रुप को हम एक जो ट्रीटमेंट है डिफरेंट काइंड ऑफ थोड़ा ट्रीटमेंट हम दोनों कुछ टाइम बाद प्रोवाइड करते हैं। जैसे पहले ऑब्जर्वेशन ले लिया, देन हमने ट्रीटमेंट कंडीशन दी, फिर उसके बाद में दूसरा ऑब्जर्वेशन ले लिया, फिर थोड़ा सा टाइम का गैप रखा, फिर एक और ऑब्जर्वेशन लिया, फिर ट्रीटमेंट कंडीशन प्रोवाइड करी, एंड देन लास्ट में फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो हमने किया। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए अगर हम किसी भी मेथड को इफेक्टिव बताने की बात कर रहे हैं। तो अब हमें जो मीन गेन देखना है वो देखना है कि O1 और O2 का जो बीच में डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, मतलब O2 में कितना मीन गेन आ रहा है कंपैरेटिव टू O1। सिमिलरली O4 में कितना मीन गेन आ रहा है कंपैरेटिव टू O3। अगर O4 वाला जो मीन गेन है वो ज़्यादा आ रहा है O2 वाले मीन गेन से, तब हम कहेंगे कि हमारा जो B मेथड था दैट इज़ बेस्ट। अगर A वाला ज़्यादा आ रहा है, मतलब O2 में ज़्यादा आ रहा है कंपैरेटिव टू O4, उस केस में कहेंगे कि हमारा जो A वाला मेथड था वो बेस्ट है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इस वाले डिज़ाइन की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मैच्योरिटी का इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, क्या पता जो पहले मेथड से हमने पढ़ाया था बच्चों को उस मेथड में बच्चों को इतना समझ में आ गया था जिसको उन्होंने आगे कंटिन्यू रखा और मेथड B को भी वो इजीली समझ पाए, इसलिए मेथड B से पढ़ाने की वजह से उनके मार्क्स में जो डिफरेंस आया वो ज़्यादा आया। तो इसलिए इसके कुछ लिमिटेशंस हैं।
Some of the limitations of the equivalent materials single group pretest poster design can be partially minimized by series of replications. इन limitations को दूर करने के लिए हम जो series of replication है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनको repeat कर सकते हैं. अब 4 replications हम कर सकते हैं. जैसे अभी हमने आपको बताया था कि केवल 2 बार रेप्लिकेट करते हैं. एक बार हमने कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करी या एक बार एक मेथड से पढ़ाया, दूसरी बार दूसरे मेथड से पढ़ाया एक ही ग्रुप को. तो उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसको रेप्लिकेट किस तरीके से करेंगे. देखिए, पहले जो हमने पढ़ाया वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया. दूसरा फिर हमने ऑब्जर्वेशन लिया, देन अगेन कुछ टाइम बाद उसी ग्रुप को हमने कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करी या फिर कंट्रोल मेथड या हमारा जो भी लेक्चर मेथड कॉमन मेथड था उससे पढ़ाया. देन अगेन कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करी और उससे पहले और बाद में ऑब्जर्वेशंस लिए. एंड लास्ट में फिर से हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करी और उससे पहले और बाद में जो है हमने ऑब्जर्वेशंस लिए. तो जो 2 कंडीशंस थी हमारी पहले वाले ऑब्जर्वेशन में, पहले वाले सेट में और 4th वाले सेट में, अगर इनके O8 और O7 में डिफरेंस ज़्यादा पाया गया, वैसा ही डिफरेंस O2 और O1 में ज़्यादा पाया गया था, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो X मेथड है वो बेस्ट है. बट अगर ऐसा ही डिफरेंस O4 और O3 में भी और O6 और O5 के बीच में भी पाया गया डिफरेंस, तो फिर हम नहीं कह सकते कि हाँ ये सिग्निफिकेंट है. इसके लिए प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी आपको, तब जाके ही आप पता कर पाएंगे कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड था वो बेस्ट है या नहीं. आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा. इसके बाद के भी और है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, जैसे कि काउंटर बैलेंस डिज़ाइन है और फैक्टोरियल डिज़ाइंस हैं. ये भी हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के अंतर्गत आते हैं. अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पर हमारे क्लिक करके बताइए, येस और नो में आंसर दीजिए, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं.